नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल एक सीरीज शुरू की है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में जो इंडियन राइटर्स और पोइटस का जो योगदान है या जिस फील्ड में इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, गुरुदेव कहा जाता है इन्हें, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं अरुंधति रॉय के बारे में। अरुंधति रॉय एक ऐसी प्रोमिनेंट राइटर हैं इंडिया की, ये एक ऐसी पोइटेस हैं जो ना केवल अपनी जो एक टेक्नीक है लिखने की उन उसके लिए जानी जाती हैं, बल्कि अब इनका जो फ़ील्ड है वो एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। और इन्हें एक ऐसे व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के रूप में ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं। अगर हम इन्हें देखें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, 1997 का इनका एक फर्स्ट नॉवल था जो, इसके लिए इन्हें जो मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था, है ना? अगर उसके एक लहज़े में देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं, बहुत ही अच्छी पोएटेस हैं, लेकिन वर्तमान में अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने अपनी कहानियों, अपनी जो एक क्रिएशंस हैं, उनको इतना चेंज कर दिया है कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं। और जो सरकार जो चल रही है या इससे पहले जो भी सरकारें आई हैं, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में क्रिएट की हैं। यानी कि इनका जो लेखन शैली है वो इस तरीके की है कि ऐसा लगता है कि वो सरकारों के अगेंस्ट में हैं। यानी कि जो जो काम एक डिप्लोमैटिक कंट्री में एक गवर्नमेंट कर रही है, ये उसके अगेंस्ट में देखती हैं। ख़ैर वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ़ लिटरेचर के तौर पर हमें इनको देखना है, तो हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। अरुंधति रॉय जिनका जन्म होता है 1961 में 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म होता है और इनका फुल नेम जो है वो है सुज़ाना अरुंधति रॉय, ठीक है? शी इज़ नोन एज़ डायस्पोरिक राइटर, यानी कि स्कैटर्ड पोएट और राइटर होते हैं, इनके विचार कुछ अलग ही चलते हैं, है ना? अब इनके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा-सा और देखें तो जैसे अरुंधति रॉय का जो बचपन है वो एक बहुत गरीबी वाले माहौल में रहा है। इनकी जो मदर हैं मैरी रॉय, ये इनके फादर से सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि इनके मम्मी-पापा की जो शादी है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। जिसकी वजह से अरुंधति रॉय का जो बचपन है वो अपने फादर के बारे में यही बताती हैं, यानी एक चैनल पे इनका इंटरव्यू भी आया था तो उन्होंने बताया था कि वो अपने फ़ादर से कोई बड़ी मुश्किल से 1-2 बार ही मिली हैं, तो वो बहुत कम जानती हैं उनके बारे में और उनके बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती हैं। यानी कि एक सॉरी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है जो, ये इनकी आगे की क्रिएशन में, इनकी लाइफ़ में उभर कर आता है। ख़ैर जैसे-जैसे ये बड़ी होती हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंजेज़ होती जाती हैं। ये क्या करती हैं, वर्क करती हैं रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। यहाँ पर ये रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं और अपना ये जो करियर है, ये कैसे शुरू करती हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू करती हैं। दूरदर्शन का डीडी नेशनल जो है, दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम्स आया करते थे, इन व्हिच एनी गिव इट दोज़ वन्स। ये एक प्रोग्राम था, एक इलेक्ट्रिक मून, ये भी एक दूसरा प्रोग्राम था जहाँ पर इन्होंने एज़ अ स्क्रिप्ट राइटर काम किया था। और कितनी बड़ी बात है कि ये जो प्रोग्राम है, इन व्हिच एनी गिव्स इट दोज़ वन्स, इसके लिए इन्हें नेशनल फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो भी मिलता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक मून के लिए भी ये काम करती हैं, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो डायरेक्टर होते हैं, इन्हीं के साथ इनकी शादी भी होती है। यानी ये इन्हीं इन्हीं के जो डायरेक्टर हैं प्रोग्राम्स के, इन्हीं से ये शादी करती हैं। लेकिन इनकी जो शादी है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है और 4 ईयर आफ्टर ये मैरिज इनकी जो है वो खत्म हो जाती है, यानी ये लोग जो है वो डाइवोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनके मदर-फादर की जैसे शादी कामयाब नहीं हुई थी, तो इनकी भी नहीं हो पाती है। ख़ैर इम्पोर्टेंट ये था कि इस प्रोग्राम के लिए इन्हें नेशनल फ़िल्म अवार्ड जो भी मिलता है।
फिर इनका जो फर्स्ट नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए अरुंधति रॉय को वर्ल्ड फेम मिलता है, यानी पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। ये कब पब्लिश होता है? 4 अप्रैल 1997 को दिल्ली से ये पब्लिश होता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक और चीज़ है, इट वाज़ अवॉर्डेड द बुकर प्राइज़ इन लंदन ऑन 14th अक्टूबर 1997। बुकर प्राइज़ इनको मिलता है लंदन में अक्टूबर में, इन द सेम ईयर 1997 में इन्हें ये प्राइज़ मिलता है, जिसके बाद अरुंधति रॉय को वर्ल्ड के जो बेस्ट नॉन ऑथर्स जो हैं, राइटर्स जो हैं, उसकी श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। एक और बात करते हैं कि ये जो बुकर प्राइज़ जो इनको मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी एक स्टोरी है। ये ख़ैर ये आगे आ जाएगा, अभी हम बात करते हैं, लेकिन एक और ले लेते हैं पहले। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी इनकी क्रिएशन है। इसमें ये ओपिनियन देती हैं किसके बारे में? नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जो गुजरात का जो है, और एक्सप्लोजन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, और ये जो पोखरण में जो एक परमाणु विस्फोट जो भारत के द्वारा सबसे पहले जो किया जाता है 11 मई और 13 मई 1998 को जो ये होते हैं, ये उसके भी अगेंस्ट होती हैं। हालाँकि देखा जाए तो इसके कुछ आफ्टर रिज़ल्ट तो रहे हैं कि भारत न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में भी अपना सिक्का जमा चुका है। उसमें भी ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना? एनर्जी के फ़ील्ड में। लेकिन ये उनके अगेंस्ट रहती हैं, और थोड़ा-सा एक कंट्रोवर्सी उस टाइम पे भी क्रिएट होती है। भारत के आर्थिक स्थितियों के बारे में भी ये काफ़ी अपनी ओपिनियन रखती है, जो पर्टिकुलर दैट टाइम ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाती है। अब अरुंधति रॉय को हम किस तरह से जानते हैं? इन्हें हम एसेइस्ट लेखिका के तौर पर जानते हैं, उपन्यासकार के तौर पर भी जानते हैं, बायोग्राफर के तौर पर। हालाँकि बहुत कम रेफ़रेंस इसके बारे में मिलता है कि बायोग्राफर कैसे हैं ये। भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक लेटर कन्वर्सेशन होता है काफ़ी टाइम पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, और उसके ऊपर ये एक बायोग्राफी भी लिखती हैं, ठीक है? इसके अलावा ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, यानी राजनीतिक तौर पर भी ये काफ़ी सक्रिय हैं, है ना? और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी इनको जाना जाता है। अभी हमने बात की थी नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के बारे में, और एक्सप्लोजन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जो हुआ था, परीक्षण हुआ था पोखरण में, जैसलमेर, राजस्थान में, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ वर्क्स के बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 1997 में आया था, और इसमें इन्होंने जो स्टोरी का बैकग्राउंड दिया है, ये 1969 बेस्ड स्टोरी दी है, 2 बच्चों की, ये ट्विन्स हैं। ये बच्चे, ख़ास बात क्या है, ये बच्चे यही बताते हैं, जैसा इन्होंने खुद अपनी लाइफ में पहले फेस किया है, कि मदर-फादर की जब आपस में नहीं बनती हैं, दे गॉट सेपरेट, लेकिन उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? मदर-फादर अपनी-अपनी लाइफ में एंगेज हो जाते हैं, कुछ और नए पर्सन्स के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना? सॉरी। लेकिन बच्चों पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये जो ट्विन्स हैं, ये अपने आप को पूरे इस नॉवल में मी एंड अस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं मी एंड अस के बारे में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। अब इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, हम एक-एक करके इनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादातर इनको जो जाना जाता है वो इसी के लिए जाना जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 1997 का मैन बुकर प्राइज़ इनको मिला था। इसके अलावा इन्होंने लिखा है न्यू न्यूक्स, यानी इंडिया, पाकिस्तान एंड ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इन 2000। द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये 1998 में आया था। द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये 1999 में आया था। अब ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये बताते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। किसी न किसी चीज़ का वैल्यू किस तरीके से होता है, वो इन्होंने बताया है। यानी अगर आप इनको डिटेल पढ़ेंगे तो वास्तव में इनकी जो क्रिएशंस हैं, जिनका जो राइटिंग मैनर है, वो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और एक होप के साथ ज़िंदा हैं, ठीक है? इनके अंदर एक एंगर दिखाई देता है। लेकिन इसी तरह से ख़ैर आगे लेते हैं, कैपिटलिज़्म ये एक घोस्ट स्टोरी है, 2014 में आया था। द अलजेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस ये 2002 में आया है।
इसी के साथ हम आगे देखते हैं वार टॉक्स। वार टॉक जो है ये 2003 में आया, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004 में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इन्हें सिडनी पीस प्राइज़ भी मिला है 2004 में। देखिए मैन बुकर प्राइज़ जो मिला था ये भी इनके अवार्ड में ज़्यादातर पीस वर्ड शो होता है। एक लेखिका के तौर पर इनकी जो पोएट्री है, इनके जो नॉवेल्स हैं, इनके जो एसेज़ हैं, उन सब में एक पीस की होप दिखाई देती है ना? तो इसलिए इनको देखा जाता है लेकिन रियल लाइफ़ में ये बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर हैं। आप इनके बारे में कभी अगर आप विकिपीडिया, गूगल पे सर्च करें या इनके जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ अगर आप वो देखें तो लगता है कि वास्तव में ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं। ख़ैर, इनका एक अलग ही मैनर है, वो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, ये सबका अपना-अपना ओपिनियन है ख़ैर। और इसके अलावा इन्हें सिडनी पीस प्राइज़ मिला था 2004 में और वर्तमान में जस्ट अभी कुछ वक़्त पहले ही 2020 में इन्हें ली होशल लिटरेरी प्राइज़ फॉर पीस भी मिला है। इसके अलावा इन्हें नॉर्मन नॉर्मन मेलर प्राइज़ फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग ये भी मिला है। और इसके बाद इनकी और जो क्रिएशंस जो लेटेस्ट में आई थी वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 में आई। इसमें इन्होंने एक मुस्लिम गर्ल के बारे में बताया है, यूनिक्स के बारे में बताया है कि सोसाइटी इन्हें अडॉप्ट नहीं करती है। इनका रहना-सहना, इनका हर चीज़ जो है वो एक एक दायरे में सिमट कर रह जाता है, इसके बारे में बताया है। इसके बाद एक राइटर हैं इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, ये है इंदिरा नित्यानंदन। ये कहती हैं कि अरुंधति रॉय कैसी हैं? अरुंधति रॉय राइट्स इन अ स्टाइल ट्रूली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर इंडो इंग्लिश नॉवेलिस्ट। अरुंधति रॉय एक ऐसी इनकी जो लेखन शला है, लेखन शैली जो है वो एक इतनी अलग है, जो इंडो इंग्लिश नॉवेलिस्ट है इनसे बहुत अलग है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो ऑफ द कंट्री। इस देश में रहने वाले जितने भी लेखक या लेखिकाएँ हैं जो इंडो इंग्लिश नॉवल या राइटर हैं, एसेज़ लिखते हैं, चाहे वो स्टोरीज़ लिखते हैं, चाहे वो नॉवेल्स लिखते हैं, चाहे वो ग्रामेरियन हैं, तो उनसे इनका काफ़ी स्टाइल जो है वो अलग है। शी राइट्स डिफरेंटली टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इन डूइंग सो ब्रेक्स मैनी ऑफ द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो एक्सेप्टेड रूल्स हैं उनको ये ब्रेक करती हुई आगे निकल जाती हैं, उनसे कुछ अलग ही लिखती हैं और एक बहुत गहनता से लिखती हैं। इसके बाद इनकी एक नई आई है क्रिएशन नॉवल जो है वो है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज़्म एंड फिक्शन। इसके पहले इन्होंने कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम 2011 में लिखा था। एंड ऑफ इमेजिनेशन ये रिपीट कर दिया है मैंने। काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉवल है। कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम ये 2011 ये अभी हमने लेटेस्ट कश्मीर फाइल्स आप सबने भी देखी होगी, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी या देखी भी होगी, तो उसमें बताया गया है कि कश्मीर में जो हिंदू कश्मीरी पंडित हैं, उनका जेनोसाइड होता है ना? और काफ़ी उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, बहुत मारपीट मार-काट भी होती है। बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है कि लाखों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वो अपनी नेटिव लैंड को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। धारा 370 के बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं। लेकिन अरुंधति रॉय का ये जो मानना है क्योंकि इन्होंने भी खुद ये जेएनयू में भी इनके कई आर्टिकल्स आए हैं, ये वहाँ जाती रही हैं और वहाँ पर इनका एक जो मानना है वो ये है कि कश्मीर में सिर्फ़ हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं हुए, कश्मीरी पंडितों पर भी नहीं हुए। हज़ारों की संख्या में जो कश्मीरी जो लोग हैं, मुसलमान जो लोग हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, कइयों को मार दिया गया है, कइयों को गायब कई हज़ारों की संख्या में लोगों को गायब कर दिया गया है। तो ये अत्याचार हुए हैं, तो कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम ये इनका बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड है। फिर इसके बाद है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, माई सेडिशियस हार्ट ये 2019 में आया है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स 2011 में आया था। इसके साथ इन्होंने लिखा है द डॉक्टर एंड द सेंट, एक डॉक्टर है और एक संत है, ये 2017 में आया। द ग्रेट कॉमन गॉड द ग्रेटर कॉमन गॉड 1999 में आया। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु 2006, ये भी आपने पढ़ा होगा, अफजल गुरु को जो फांसी दी गई थी, है ना?
उसके बारे में भी लिखा है और इसके साथ-साथ इन्होंने हिंदी लिटरेचर में भी लिखा है, जिसमें से इनका काफ़ी फ़ेमस है नव साम्राज्य के किस्से अरुंधति राय के साथ। 2003 में ये पब्लिश हुआ था। इस तरह से हम देखते हैं कि अरुंधति रॉय जो है वो पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं। हमने पहले भी बात की थी कि इनकी भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये शादी करती हैं और 4 साल बाद ये डिवोर्स कर लेती हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब ये दोबारा शादी करती हैं, है ना? और उनके साथ भी ये अलग हो जाती हैं। हालाँकि इन्होंने अपनी मैरिज को ब्रेक नहीं किया है, ये आज भी तलाकशुदा नहीं हैं, लेकिन ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं। प्रदीप किशन कुछ ऐसा ही नाम है उनका भी। अ तो उनसे ये अलग ही रहती हैं। ख़ैर अभी ये बहुत ही एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती हैं और आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए राइटर के साथ और नई क्रिएशंस के साथ। तो धन्यवाद, आभार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पेपर में जो राइटर्स के हैं उनकी क्रिएशंस के बारे में ही पूछा जाएगा कि ये क्रिएशन किसकी है, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के हिसाब से हम इसके पीवाईक्यूज़ भी आपको दिखाएँगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन-सी चीज़ किससे रिलेटेड पूछी जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।